Hello, dear students. Good morning to all of you. Students, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसमें प्रीवियस वीडियो के अंदर व्हाट इज द बेसिक ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद उसमें एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया था। आप जानते हैं कि एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मोटिव को, ओपिनियन को, या अपने मॉडल्स को, या अपनी थ्योरियों को प्रपोज किया था। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी एक मैटर, सब्सटेंस या मशीन या कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए बहुत सारे लोग अपने तरह से थ्योरियाँ क्यों प्रपोज करते हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि कोई भी थ्योरी जो होती है, जब आती है या कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई लिमिटेशन रह जाती है। आप कह लीजिए कि एरर्स, एक्यूरेसी नहीं होती है किसी भी चीज़ में। जनरली केमिस्ट्री में तो खास तौर से एक्यूरेसी हम नहीं कह सकते किस चीज़ में एक्यूरेसी है, बल्कि अगर 100% एक्यूरेसी है तो उसको डाउट कर दिया जाता है, ये डाउटफुल है, 100% एक्यूरेट। ठीक है, तो वो तो खैर अलग बात है। तो हम कह रहे थे कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसकी मेन रीज़न ये होता है कि हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट में कोई लिमिटेशन रह जाता है। जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, तो बहुत पहले मॉडल दिया इसको इन्होंने। तो उस वक्त बहुत सारी डिस्कवरीज नहीं हुई थी। माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की स्टडी के लिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट उस वक्त की बेस्ट डिस्कवरी कही जाएगी जब भी उन्होंने दिया था। और हालांकि कोई थ्योरी फेल होती है तो उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल से ख़त्म नहीं हो जाते। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है उसके कॉन्सेप्ट पर ही बेसिस होती है। तो इसलिए किसी भी थ्योरी का ये कहा जाए कि इम्पोर्टेंस कम है, या जे थॉमसन की थ्योरी का आज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फेल है, लेकिन हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, इम्पॉसिबल। क्योंकि आज हम जो नाउ डेज मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न थ्योरी जो एटॉमिक की है, एटॉमिक मॉडल की, उसका बेस थॉमसन ने ही तैयार किया था। ठीक है ना, तो उसका बेस लाइन जो है वो थॉमसन ने तैयार किया है, किसी और। अब उसके बाद थॉमसन ने जो थ्योरी दी, हम कहें कि उसको, उसमें उन्होंने न्यूट्रॉन्स की या न्यूक्लियस की या ऐसे कोई डिस्कवरी उन्होंने नहीं बताई। बस उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपनी थ्योरियाँ दिया। रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल भी है, वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो इस फील्ड में सबसे बड़ा काम जो किया एटॉमिक मॉडल में कहा जाए इनके बाद, तो वो थे बोर। कौन थे? बोर थे। उन्होंने सबसे पहले अपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के बारे में दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसलिए बोर्स का मॉडल, हालांकि वो भी थ्योरी बाद में कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉइंट्स जो है वो लिमिटेशन में चले गए। तो जो थॉमसन का लिमिटेशन था या रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन था, उसको दूर करने के लिए बोर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो कहा जा सकता है ना कि थॉमसन और रदरफोर्ड के लिमिटेशन के बेस पर बोर ने अपनी थ्योरी दी है। तो इसलिए ये अगर अपनी थ्योरियां न देते, इनकी लिमिटेशन न रहती, तो फिर बोर इस टॉपिक पर काम करते। इसे सपोज कर लीजिए, मैं इस पर
मतलब एक हाइपोथेटिकल मैं थिंग डाल रहा हूँ, आइडिया डाल रहा हूँ यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। तो ये रीज़न इसका आप कह सकते हैं था कि हर थ्योरी इसलिए दी जाती है क्योंकि पिछली थ्योरी में कोई कमी रहती है, कोई लिमिटेशन रहती है, उसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट वर्क करते हैं, उसके बाद एक नई थ्योरी प्रपोज कर देते हैं। कुछ पॉइंट्स उस थ्योरी के भी लिए जाते हैं जो प्रीवियस थ्योरी के थे, और कुछ नए पॉइंट्स उसमें ऐड कर लिए जाते हैं। तो यही काम थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने और बोर ने और जे मोजले ने, जितने भी साइंटिस्ट लोग आए, सारे लोगों ने इस तरीके के वर्क किए। ठीक, हालांकि मोजले का एटॉमिक मॉडल नहीं है। ठीक, आगे उसमें देखिए अब बोर्स की थ्योरी क्या थी। तो सबसे पहले हम बोर्स की थ्योरी को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल वैसे पता नहीं, मतलब शायद ये भी सिलेबस में है, डिलीटेड टॉपिक में से शायद है में भी, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़िए, स्टडी करिए। और चूँकि एटम के बारे में अगर आपको जानना है तो बोर्स का मॉडल आपको हर हाल में जानना होगा। ठीक है, तो बोर्स का एटॉमिक मॉडल देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो ये था। बोर्स का एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली चीज़ ये कहेगी कि बोर ने कहा कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स बने होते हैं। देख रहे हैं, इन ऑर्बिट्स को ऑर्बिटल्स या शेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, और जब इन्होंने ये थ्योरी दिया था तो उस वक्त में भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए इन्होंने न्यूक्लियस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया। न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने जो बातें कही थी बस लगभग वही बातें बोर्स ने भी कही, अलग से कोई कॉन्सेप्ट इसमें उन्होंने नहीं डाला। ठीक है, तो मेन उन्होंने वर्क क्या किया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर स्फीयर था, जो जगह थी, उसके बारे में इन्होंने खास बातें की, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर इन्होंने बहुत सारी बातें की। तो इन्होंने कहा कि सेल होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, और ये जो सेल होता है इसको उन्होंने डिफ्रेंशिएट हम बाद में कर सकते हैं KLMN या 1 2 3 4, दिस इज शो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे पढ़ा जाएगा कि ये स्मॉल n की वैल्यू होती है, जितना भी सेल होता है ये स्मॉल n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा है। तो आगे बात क्या हुई, इन्होंने किया कि इन्होंने कहा कि इसका पहली चीज़ इन्होंने कही थी कि कोई भी एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बना होता है, और वो न्यूक्लियस उसके सेंटर में होता है। सेंटर के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड इट इन ऑर्बिट, एंगुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब चारों ओर एक गोलाई में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं जो यहाँ पर मैंने फिगर नोट्स में दिखाए हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरा बात कही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होता है वो बराबर होता है एक्सटर्नल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है। कहा जाता है ना, प्लैंक ने कहा एक बात कि कोई भी चीज़ अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर वो लगातार मूवमेंट कर रहा है, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी करता है, और लॉस ऑफ एनर्जी अगर हो रही है तो उसकी मूवमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, और फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसका मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और वो उस मूविंग पार्टिकल जो है वो एक क्या हो जाएगा, स्टेबल पार्टिकल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर इसके ऊपर लगाया जाए, एटम्स के ऊपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी मूविंग पार्टिकल्स है, तो इसकी एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर कहा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए इसको जा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका यही रीज़न होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स होता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और बाहर से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग से फोर्स होता है कि ये बाहर की ओर चले जाए। ठीक है, क्योंकि अपोज भी तो होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सेल दूसरे सेल के ऊपर, हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का अपोज भी करता है ना, तो इसको एक तरह से कह लीजिए आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे क्रिएट होता है। तो इस वजह से
एक फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे स्पेस में, यूनिवर्स के अंदर स्पेस में आप देखते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो सर्किल करते हैं, कि मूव करते हैं सन के चारों तरफ, कोई एनर्जी नहीं, कोई लॉस नहीं एनर्जी का। तो इनका क्या होता है, इसी को कहा गया, उन्होंने कहा आगे कि इनकी ऑर्बिट क्या होती है, फिक्स होती है। और इन्होंने कहा कि अगला पॉइंट है कि रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैव डेफिनेट एनर्जी एंड रेडियस। मतलब कि हर ऑर्बिट या सेल का अपनी एनर्जी और रेडियस अपना होता है। ठीक है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि दोज ऑर्बिट या सेल विच हैव डिफरेंट एनर्जी एंड रेडियस आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी और रेडियस होता है, इसलिए उनको स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। जैसे एक स्टेशनरी स्टेट के है, एक एल है, एक एम है, एक एन है। तो इन स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, इसको सेल भी कहा जाता है या इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो एनर्जी लेवल को बाद में सब एनर्जी लेवल में भी बांटा गया है, वो आगे डिस्कस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट कि द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली ऑन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई, कि कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने सर्कुलर के एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल के क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एन और एच क्या है इसको आप जान लीजिए। यहाँ पर अगर एन की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 2 3 4 5 इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर 2 ले रहे हैं तो 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो इसको 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन पाई। n बराबर 3 ले रहे हैं तो n 3h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, एंगुलर मोमेंटम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन परमिटेड डिस्क्रीट, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस लेवल में, जिस सेल में घूम रहे हैं ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएटेड, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करता है, लॉस नहीं करता है, और इसको कहा जाता है नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट। तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में जब होता है तो उसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। और जब उसको, ये पॉइंट जो है, जब उसको बाहर से कोई एनर्जी या टेम्परेचर दे दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट को छोड़ करके एक्साइटेड या हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और इसी को इन्होंने कहा कि डेल्टा ई एनर्जी चेंज हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एच मतलब हायर एनर्जी स्टेट माइनर ग्राउंड स्टेट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए पॉजिटिव में दिखाया गया है। और जब लोअर या ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसकी एनर्जी निगेटिव में रहती है। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में या एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम 10 की पावर -8 सेकेंड तक, 10 की पावर -8 सेकेंड तक ही रह सकता है, उससे ज़्यादा देर तक वो उसमें नहीं रह सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 की पावर 8 सेकेंड तक हायर एनर्जी लेवल में रह सकता है, उसके बाद वो वापस आ जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है, ये पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, एक्साइटेड स्टेट इसको कहा जाता है, इससे ग्राउंड लेवल में, तो एनर्जी रेडिएटेड, तब भी एनर्जी निकलती है। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर एक बात ये हो गई कि इसमें भी एनर्जी निकल रही है जब जा रहा होता है, और जब इसमें वापस आता है तब भी एनर्जी निकलती है। किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। हाँ, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन क्वांटा एटम इज क्वांटाइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इन्होंने सबसे पहले क्वांटम वर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन क्वांटम क्वांटाइज, कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बदलते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं, एक स्पेक्ट्रा, एक चमक आती है, एक कलर निकलता है, जिसको क्वांटाइज कहा गया, क्वांटम कहा गया। ठीक है। जैसे विबग्योर होते हैं सनलाइट में, तो उसमें क्वांटम होते हैं, जिसको प्रिज्म से पास आउट करिए आप तो 7 कलर दिखते हैं। तो पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी क्वांटम का मतलब होता है।
तो ये सारी चीज़ें इसमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये है बोर मॉडल। इसको आप एटम को अगर जानना है तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा बुक की। एनसीईआरटी बुक रीडिंग मस्ट बी नेसेसरी, जितना उसको नोट्स और ये क्लास इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स की रीडिंग है। हाँ, ये आप आज समझें या आज के जब भी उसको कोशिश करिए पढ़ने की। क्योंकि एनसीईआरटी बुक की बगैर रीडिंग के आप एनसीईआरटी को नहीं समझ सकते। ठीक है, हाँ ओके, तो केयरफुली, हाँ ओके, थैंक यू।